तो देखो, two quantities P and Q are inversely proportional if an increase in P cause proportional decrease in Q। मतलब एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं, पी क्यू इज इक्वल्स टू के कांस्टेंट, मतलब उनका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, कांस्टेंट के इक्वल होगा। ठीक है, तो आपको इनवर्सली और डायरेक्टली का प्रोपोर्शनल का मीन समझ में आया होगा। देन उसके बाद है एक एग्जांपल, मोहन प्रिपेयर टी फॉर हिमसेल्फ एंड हिज सिस्टर। मोहन किसके लिए, खुद के लिए और अपनी सिस्टर के लिए टी प्रिपेयर करता है। ही यूज 300 ml ऑफ वाटर, 2 स्पून ऑफ शुगर, 1 स्पून ऑफ टी लीव्स एंड 50 ml ऑफ मिल्क। उसने 2 कप चाय बनाने के लिए क्या क्या काम में लिया, 300 ml वाटर, 2 स्पून शुगर और 1 स्पून टी लीव्स की यूज में ली उसने, और 50 ml उसने मिल्क यूज में लिया। हाउ मच क्वांटिटीज ऑफ ईच items will he needed if he has to make tea for 5 persons। अगर उसे 5 जनों के लिए टी बनानी हो तो उसको कितनी क्वांटिटीज में ये सब आइटम्स चाहिए होंगे, ये आपको बताना है। तो कैसे बताओगे आप, सपोज 300 ml उसने क्या यूज किया, वाटर यूज किया। 300 ml उसने 2 जनों के लिए किया, तो 300 ml डिवाइडेड बाय 2, तो ये किसका निकल जाएगा, एक पर्सन का निकल जाएगा। तो उसने एक के लिए कितना यूज किया, 150 ml। अब एक जने के लिए अगर 150 ml उसने यूज में लिया है वाटर, तो 5 के लिए कितना करेगा, 5 से मल्टीप्लाई, तो दैट इज 750 ml। तो उसने क्या यूज में लिया, वाटर। ठीक है, देन उसके बाद वो बोल रहा है उसने 2 स्पून शुगर भी यूज में ली। 2 चम्मच उसने शुगर कितने जनों के लिए ली, 2 जनों के लिए। तो 5 के लिए कितनी लेगा, मल्टीप्लाई बाय 5, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तब तो एक जने के लिए निकल जाएगी, मतलब 1 चम्मच उसने एक जने के लिए यूज में ली, फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 5 स्पून उसको टी प्रिपेयर करने के लिए शुगर चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद है 1 स्पून ऑफ टी लीव्स। 1 स्पून ऑफ टी लीव मतलब 2 जने के लिए उसको 1 चम्मच चाहिए, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 मतलब एक जने के लिए अगर उसे 2 जनों के लिए से 1 चम्मच चाहिए तो एक जने के लिए आधा चम्मच एंड मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब तो उसे 5/2 स्पून क्या चाहिए, टी लीव्स की चाहिए 5 जनों के लिए चाय प्रिपेयर करने के लिए। फिर उसने बोला 50 ml ऑफ मिल्क। 50 ml ऑफ मिल्क, तो 50 ml कितने जनों के लिए चाहिए, 2 जनों के लिए। तो बताओ कि 5 जनों के लिए कितनी चाहिए होगी, तो 50 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व होके जाएगा 125 ml। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो अगर आपको कम में दिया हो और ज्यादा में आपको निकालना हो तो। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 3। उसमें आपको गिवन है, इफ द वेट ऑफ 12 शीट्स ऑफ थिक पेपर इज 40 grams, हाउ मेनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर वुड वेट 2.5 kg। वो पूछ रहा है कि अगर 12 शीट का वेट 40 ग्राम है तो आप बताओ कि 2.5 किलो कितनी शीट्स का वेट होगा। ये आपको समझ में आया होगा कि 12 शीट्स का वेट है 40 ग्राम्स, तो 2.5 kg कितनी शीट्स का वेट होगा। तो जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ शीट्स बढ़ाती जाऊंगी वैसे वैसे क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ शीट्स बढ़ाई तो उसका क्वांटिटी, उसका वेट भी बढ़ता जाएगा। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक टेबल के फॉर्म में लिखा, नंबर ऑफ शीट्स 12, तो वेट कितना था, एक यहाँ पे लिख सकती हूँ वेट, तो नंबर ऑफ शीट्स कितनी थी 12, तो वेट कितना था 40 ग्राम्स, 2.5 kg। ठीक है, कि अगर 2.5 kg होगी तो नंबर ऑफ शीट्स कितनी होगी, तो लेट द नंबर ऑफ शीट्स इज इक्वल्स टू x। तो मैंने नंबर ऑफ शीट्स को कितनी मान लिया, x। अब देखो जैसे जैसे क्या होगी, नंबर ऑफ शीट्स बढ़ेगी वैसे वैसे वेट बढ़ता जाएगा, तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मैं इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की फॉर्म में लिख देती हूँ, 12 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय, केजी को मैंने चेंज किया, 1 केजी में कितने होते हैं 1000 ग्राम्स होते हैं, तो 2 केजी में 2000 ग्राम एंड हाफ केजी में 500 ग्राम, तो 2500 ग्राम्स हो गए, क्योंकि इधर भी ग्राम्स था तो मुझे इधर में भी ग्राम्स में चेंज करना पड़ा। देन मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x इज इक्वल्स टू 12 इंटू 2500 डिवाइडेड बाय 40, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 4 से 3 टाइम कैंसिल आउट, तो 3 इंटू 250, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5750,
शीट्स। क्या गई कि अगर जब हमारे पास 750 या 750 सीट्स होंगी तब उनका वेट क्या होगा, 2 kg, 2.5 kg हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा टेबल बना के कि मतलब जो क्वांटिटीज हमें 2 क्वांटिटीज या 3 क्वांटिटीज जो भी गिवन है वो किस में है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है तो आप ऐसे रख के सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल में गिवन हो, सपोज ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है कि आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल में गिवन होता, तो आप क्या करते, ऐसे टेबल बनाते, देन उसके बाद इसको रेसिप्रोकल कर लेते, किसी एक क्वांटिटी को एक रेसिप्रोकल कर लो और फिर जैसे आप सिमिलरली सॉल्व कर रहे हैं वैसे करोगे तो आपके इजीली आंसर आ जाएगा। आपको इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 करने हैं, फिर भी किसी में कुछ डाउट है एग्जांपल्स 1, 2, 3, 4, 5 में तो आज कंसल्ट कर लेना, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज कल करेंगे। गुड मॉर्निंग 8th क्लास, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स क्लास। हम लोगों ने जो चैप्टर है अपना वो कंप्लीट कर लिया है। देन उसके बाद है चैप्टर 13 डायरेक्टली एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का साइन हम लोगों ने शायद 7th क्लास में भी सीखा है कि डायरेक्ट और इनवर्सली टू क्वांटिटीज को डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम कब कहते हैं। ठीक है, तो पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब होते हैं, देन उसके बाद डेफिनेशन से पढ़ेंगे। फर्स्ट जैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, टू क्वांटिटीज को आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कब कहोगे, जब एक के बढ़ने से दूसरी भी सेम क्वांटिटी से बढ़ रही हो, सेम रेट से बढ़ रही हो। जैसे मैंने कहा मैं 2 पेन परचेज करती हूं तो उसकी कॉस्ट 10 रुपीज हो जाती है। फिर मैंने कहा अगर मैं 5 पेन परचेज करती हूँ तो उनकी कॉस्ट 25 रुपीज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे पेन की कॉस्ट, पेन का नंबर ऑफ पेन्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ जैसे जैसे नंबर ऑफ पेन्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उनकी कॉस्ट भी, परचेजिंग कॉस्ट भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जैसे यहाँ पे 2 पेन्स थे तो यहाँ पे 10 थी कॉस्ट और यहाँ पे 5 पेन हो गए, मतलब क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ नंबर ऑफ पेन्स में, तो नंबर ऑफ रुपीज कॉस्ट में भी क्या हो गई, इंक्रीमेंट हो गया। तो ये जो दोनों क्वांटिटीज है, नंबर ऑफ पेन्स एंड कॉस्ट ऑफ द पेन्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, जैसे मैंने कहा मेरे को अपने घर से स्कूल जाने में 2 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है। ठीक है, 2 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है, तो उस सेम डिस्टेंस को मैं 50 की स्पीड से 10 मिनट्स में कवर करती हूँ। ठीक है, और मैंने अपनी स्पीड इंक्रीज की, मैंने अपनी स्पीड कर दी 100 की स्पीड करी, 2 किलोमीटर डिस्टेंस सेम है। ठीक है, 50 की स्पीड से जाती थी तो मैं 10 मिनट में पहुंचती थी, और अगर मैं 100 की स्पीड में जाऊंगी तो 5 मिनट्स में पहुंच जाऊंगी। ठीक है, वापस से रिपीट कर रही हूँ, डिस्टेंस हमारी यहाँ पे सेम है, मेरे को 2 किलोमीटर ट्रेवल करना है, और पहले मैं 50 की स्पीड से जाती थी तो मेरे को टाइम लगता था 10 मिनट्स, और अब मैं 100 की स्पीड से जाती हूँ तो मुझे टाइम लगता है 5 मिनट्स, क्योंकि स्पीड अगर मैं अपनी तेज करती हूँ तो मेरे को क्या लगेगा, टाइम कम लगेगा अपने घर पे पहुंचने के लिए। तो जैसे जैसे मैंने स्पीड को इंक्रीज किया तो टाइम क्या हो गया, कम। ठीक है, तो ये क्या हुए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मीन्स हियर these are inversely proportion to go home। ठीक है, मतलब मेरे घर जाने की जो स्पीड है वो क्या है, स्पीड और टाइम क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे है, क्योंकि एक बढ़ रहा है तो एक क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और यहाँ पर जैसे जैसे मैंने पेन की कॉस्ट बढ़ाई थी वैसे वैसे जो पेन की नंबर ऑफ पेन्स बढ़ाए थे वैसे वैसे मेरे नंबर कॉस्ट क्या हुई, डिक्रीज होती गई। और जैसे जैसे मैंने यहाँ पे स्पीड इंक्रीज करी टाइम कम होता गया। तो ये जो एग्जाम्पल है वो किसका है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, और जो ये एग्जाम्पल है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। ठीक है, तो इसके बेसिस पे अपन अपनी डेफिनेशन देखते हैं कि इनकी डेफिनेशन क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल की। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, उसमें लिखेंगे टू क्वांटिटीज
P एंड Q, कोई भी दो क्वांटिटीज हैं यहाँ पे, जैसे मैंने पहले पेन और पहले रेट ली थी, तो यहाँ पे मैंने P एंड Q दो क्वांटिटीज ली है, आर सेड टू बी, उन क्वांटिटीज को मैं क्या कहूंगी, आर सेड टू बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या कब कहूंगी, इफ दे इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर, अगर वो क्या हो, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों साथ में होते हो, तो मैं उन्हें क्या कहूंगी, आर corresponding values remain constant। इसका एक बार मतलब समझ लेते हैं। पहले तो हमने समझा कि अगर दो क्वांटिटी सेम टाइप से इंक्रीज और डिक्रीज हो रही होती है तो हम उन्हें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं, पर हमने डेफिनेशन में थोड़ी और इम्प्रूव करके लिखा, टू क्वांटिटीज P and Q are said to be in direct proportion if they increase or decrease together in such a manner that the ratio of their corresponding value remain constant। जो उनकी रेशियो की जो वैल्यू है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। सपोज यहाँ पे P बाई Q है इज इक्वल्स टू, सपोज मैंने क्या ऐड किया, और अगर मैं P बाई Q में 2 ऐड कर देती हूँ तो भी क्या रहे, वैल्यू जो है कांस्टेंट रहे। या फिर P1 Q1 इज इक्वल्स टू P2 Q2 इज इक्वल्स टू K हो, तो हम उसे क्या कह सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अपने को सिंपल तरीके से पढ़ना है कि अगर सेम दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या होंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, और दोनों अपोजिट में है कि एक इंक्रीज और एक डिक्रीज हो रहा है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पर ये आपको डेफिनेशन लिखनी है कि अगर दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होगी, जब वो इंक्रीज और डिक्रीज होंगे और उनके रेशियो के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या होंगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तब आप क्या कह सकते हो, दीज टू क्वांटिटीज आर इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, देन उसके बाद आती हैं इनवर्स प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब होंगे, तब टू क्वांटिटीज are P and Q are inversely proportional, दो क्वांटिटीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या कब होंगे, इफ